नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः सामाजिक विज्ञान के एक चैप्टर संविधान के साथ उपस्थित हूँ। संविधान विषय से संबंधित मैंने पहला वीडियो YouTube में अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इस अध्याय की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो YouTube में डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और फिर आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम संविधान चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग संविधान के विभिन्न आयाम के बारे में जानेंगे कि संविधान के कौन कौन से आयाम हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं संघवाद। संघवाद, तो ये संघवाद क्या है? संघवाद का क्या अर्थ होता है? संघवाद का क्या मतलब है? संघवाद का तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। आप जानते हैं हमारे देश में कई राज्य हैं और सभी राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है। इसे ही संघवाद कहते हैं। संघवाद का तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। जैसे हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकार है। केंद्र में भी सरकारें हैं, राज्य में भी सरकारें हैं और स्थानीय स्तर पर भी सरकारें हैं। स्थानीय स्तर पर सरकार जिसमें मुखिया होता है। तो ये तीन सरकारें हमारे देश में कार्य करती हैं और ये इन सभी स्तरों के सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर से फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को है। कानून बना सकती है केंद्र की सरकार और राज्य से की सरकार। तो ये दोनों सरकार जो कानून बनाती है जिन मुद्दों पर, उसको संविधान में 3 सूचियां में रखा गया है। जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियां हैं और वो 3 सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए तीनों सूची को हम विस्तार से जानते हैं। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है, जिस पर केंद्र की सरकार कानून बनाती है। राज्य की सरकार राज्य से जुड़े विषय जैसे कृषि, भूमि, पुलिस आदि पर कानून बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि केंद्र और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए जिन मुद्दों पर वो कानून बना सकती है उसे संविधान में 3 सूची में रखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं जैसे सुरक्षा, वित्त, संचार आदि। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार राज्य से जुड़े विषय जैसे कृषि, भूमि, पुलिस आदि पर कानून बनाती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण। तो इन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। इसे समवर्ती सूची में रखा गया है।
इसे किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। और यदि इस समवर्ती सूची में जो कानून बनाए जाते हैं, समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा, यदि केंद्र और राज्य में कोई मतभेद हो तो केंद्र ने जो कानून बनाया है वही वैलिड होगा, वही मान्य होगा। आइए अब हम बात करते हैं संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम की। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। और इस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। और कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है। कार्यपालिका को शक्ति किससे प्राप्त होता है? विधायिका से प्राप्त होता है, और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका का जो है संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है, मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। आइए अब बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी की। भारत की संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यह है कि इसके कार्य क्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति का या सरकार की किसी भी अंग का हस्तक्षेप नहीं, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसे ही कहा जाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। आइए उस पर चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे पदमुक्त नहीं कर सकता है, उसे हटा नहीं सकता। उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाभियोग लाना पड़ेगा। उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसकी नियुक्ति और उसका सेवा शर्त बनाने का अधिकार जो है वो न्यायालय के पास है। इसमें किसी भी बाहरी शक्ति का, सरकार के अंग का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। न्यायाधीश अगर पदमुक्त हो गए हैं तो वो किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते, ये संविधान में है। लेकिन इस नियम की अभी अवहेलना हो रही है। न्यायाधीश व अन्य कर्मचारी को जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से देय होता है। अब चलिए एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम जो है हमारे संविधान के, उस पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। अगर पूछा जाएगा कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है तो हम कहेंगे मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या है? वैसा अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिक को लिखित रूप से दिया गया है, संविधान ने लिखित रूप से दिया है, उसे ही हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और इस मौलिक अधिकार की जो चर्चा है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक और 32 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन आपको संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में मिलेगा। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे और अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को, जिसे कहते हैं संपत्ति के अधिकार को,
ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी कितने हैं? 6। तो किस मौलिक अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था? 1978 में। आइए 6 मौलिक अधिकार पर हम चर्चा करते हैं। पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में भारत का सभी नागरिक एक समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। यही है समानता का अधिकार। कोई भी नागरिक जाति, धर्म या लिंग के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकता है, और यदि कोई करता है तो वह व्यक्ति न्यायालय का शरण ले सकता है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत वह कोई भी संगठन बना सकता है, कहीं भी भाषण दे सकता है, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आते हैं प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन, ये सभी चीज़ें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह न्यायालय की शरण में जाए और न्यायालय उसका न्याय करे। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम धंधों में लगाना अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम धंधों में लगाना अपराध है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे राइट है। संविधान ने इसे यह अधिकार दिया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपनी शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार है। आखिरी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यक्ति अदालत का सहारा ले सकता है। इसे ही कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब चलिए एक अन्य आयाम की चर्चा करते हैं जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की उम्मीद करता है जिससे हमारे देश में एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे। इसे ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 क में आपको मिलेगा। कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाना। माता पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वह 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कर्तव्य हैं जिसे हम सभी नागरिकों को इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा देश का एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे। आइए अब एक
अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है मानवाधिकार। सबसे पहले ये जानते हैं कि मानवाधिकार क्या है। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं या मानव अधिकार कहते हैं। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं इसे मानव अधिकार कहते हैं या मानवाधिकार कहते हैं। पहली बार 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पूरी दुनिया में मनाने की घोषणा की गई और तभी से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। हमारे देश भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसे दीवानी अदालत की सारी शक्तियां प्राप्त है। आइए अब हम लोग इस अध्याय के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, संघवाद क्या है? संघवाद का तात्पर्य है एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का कार्य करना, यही है संघवाद। कौन सी सरकार कानून बना सकती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। केंद्र और राज्य सरकार जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में कितनी सूचियां दी गई है? 3। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषयों को रखा गया है? सुरक्षा, वित्त, संचार। राज्य सूची में किन विषयों को रखा गया है? राज्य से जुड़े विषय जैसे भूमि, कृषि, पुलिस इत्यादि। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। यदि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में मतभेद होता है तो किसे मान्यता दी जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को। समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि राज्य सरकार ने किसी कानून को बनाया है और उस कानून पर राष्ट्रपति का अगर हस्ताक्षर हो जाता है तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा और वह कानून उसी राज्य सरकार में लागू होगी। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है और इस पद्धति के अंतर्गत कौन कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर होगा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित है? मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में। केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? मंत्री परिषद के पास। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त क्या राष्ट्रपति कर सकता है? इसका आंसर होगा नहीं। तो इसे पदमुक्त कैसे किया जा सकता है? महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो कर्मी कार्य करते हैं उनकी सेवा नियमावली, उनकी नियुक्ति संबंधी निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? संबंधित न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब पदमुक्त होते हैं तो क्या उसे किसी अन्य पद में लाया जा सकता है? नहीं।
लेकिन अभी इसकी अवहेलना हो रही है। न्यायाधीश व अन्य कर्मचारियों को वेतन किस निधि से प्राप्त होता है? संचित निधि से प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार क्या है? यह भी एक प्रश्न है। मौलिक अधिकार क्या है? कि वैसे अधिकार जिसे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया है उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7। किस मौलिक अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1978 में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 3। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक में। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना या मजदूरी कराना अपराध है। यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक कर्तव्य क्या है? इसका आंसर होगा हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक से कुछ कर्तव्यों की उम्मीद करता है, इसे ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मानवाधिकार क्या है? वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार दिवस पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई? 1948 में। हमारे देश में कब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? 1993 में।